नमस्कार दोस्तों। तो चाइना ने यहाँ पर जापान को सीधी तौर पर एक बहुत ही कड़ी चेतावनी या आप कह लो एक बहुत ओपन धमकी यहाँ पर हर उस देश को दे दी है जो भी ताइवान के मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा। चाइना ने सीधा स्टेटमेंट ये दिया है, या चाइना के स्पोक्स पर्सन ने अगर सही तरीके से कहें तो ये स्टेटमेंट सीधा दिया है कि वो किसी भी फॉरेन इंटरफेरेंस को क्रश कर देंगे। ऑल्दो उन्होंने जापान का यहाँ पर नाम नहीं लिया, लेकिन जापान ही अपनी मिसाइल्स को वहाँ पर ताइवान के आसपास डिप्लॉय करने वाला है, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया है। अब सवाल ये खड़ा होता है, या सवाल क्या, ये चीज़ हो रही है पूरे उस रीजन के अंदर। यूएस लगातार इस पूरे रीजन में कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज तक जो हम समझ रहे थे, आज तक हम ये देख रहे थे कि जापान या चाइना और यूएस इस पूरे रीजन में ताइवान को ये मैटर पर आमने सामने हुए पड़े हैं, और आमने सामने अपने इन्फ्लुएंस के लिए पैसिफिक जोन में यूएस बहुत सारी चीज़ें करता रहा है। ट्रंप के पास के बाद पावर में आने के बाद यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ट्रंप ने स्ट्रैटेजिकली क्या किया है कि उन्होंने हर उस देश को चाइना के खिलाफ खड़ा करना शुरू किया है जो देश चाइना से किसी भी तरीके की प्रतिद्वंदिता रखता है या चाइना से उसके कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं। अब चाइना ने बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर अपना आधिपत्य जमा रखा है, बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर वो क्लेम करता है। अभी अरुणाचल वाला सीन आप देखिए कि वो क्लेम करता रहा। तो तमाम इस तरीके की चीज़ें चाइना करता है, तो बहुत सारे नेशन उसके खिलाफ इसमें खड़े हैं। यूएस का ये कोशिश है कि हम खुद सामने जा करके हम खुद सामने से उससे टक्कर ना लें, बल्कि हम हर उस देश को खड़ा करें जो उससे टक्कर ले सकता है, जो उससे लोहा ले सकता है। इसमें जापान को वो सबसे आगे रखते हैं, या जापान को इस पूरी लीग का नेता बना करके सामने आ रहे हैं, और इसीलिए आप चाइना वर्सेस जापान होता हुआ उस रीजन में देख रहे हो, वो भी ताइवान के ऊपर, क्योंकि जापान ने ताइवान के केसेस में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कभी नहीं किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जापान ताइवान के केस में इतना रेडिली इंटरफेयर करने को तैयार है। और इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जो ग्रुपिंग्स नई नई फॉर्म हो रही हैं, जो नई ग्रुपिंग्स हैं, ग्रुपिंग्स के जो डायनेमिक्स जो चेंज हो रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा ये कारण है। तो यूएस दो चीज़ें यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली कर रहा है। एक तो जापान को खड़ा करो, जापान को इंटरफेयर कराओ इस ताइवान के मैटर में, और दूसरा एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है कि या तो ताइवान को ही इतना स्ट्रांग बनाओ, ताइवान को ही इतना हथियार दो कि वो चाइना से लोहा ले सके। ऑल्दो ये बात समझना बहुत मुश्किल नहीं है, यह बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि ताइवान चाइना जैसे देश से कभी लोहा ले पाएगा। अगर आप कुछ भी कंपेयर करके देख लो, कहीं से कुछ भी ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी ताइवान जो है वो चाइना के मतलब बराबरी तो छोड़िए, 1/5 1/6 हिस्से में आता है। तो ये बात तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, तो वो गुमान ही होगा और कुछ नहीं होगा। इस पूरे डायनेमिक्स को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026, 2027, 2028 या 29 या उसके आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। अनअकैडमी यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है। बस आपको क्या करना है, इसको यूट्यूब पे सर्च करना है, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल। इसको जा करके सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को फॉलो कर लेना है। इस चैनल पर रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को अपने अटेम्प्ट तक इस पूरे चैनल को पकड़ के रखना है, रोज़ उस वीडियो को फॉलो करना है। जो भी वीडियोस आपको मिल रही हैं उसको देखते रहना है। इंडियन पॉलिटी मेरे द्वारा वहाँ पर कवर किया जा रहा है, ज्योग्राफी किंजल सर कवर करा रहे हैं, स्काई सर वहाँ पर हिस्ट्री कवर करा रहे हैं। ये सारे जो वीडियोस हैं, जब आप फॉलो करते रहोगे तो अपने आप जो 1.5-2 लाख खर्च करके आप कोचिंग से जो चीज़ पढ़ रहे हो वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंप्लीट कर लोगे। आपको कहीं से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चैनल के लिंक हमने पिन कमेंट में भी दे दिया है, अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। दोनों जगह से आप लिंक पर क्लिक करके इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हुआ क्या, वेडनेसडे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया। चाइना ने कहा कि भाई कोई भी अगर फॉरेन इंटरफेरेंस ताइवान के ऊपर होता है तो चाइना उसको बहुत बुरी तरीके से क्रश करेगा। ये एक रिस्पांस की तरह देखा गया। ये रिस्पांस कहाँ से आया? एक्चुअल में जापान ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि वो अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉय करेगा ताइवान के ऊपर। और दूसरी एक और चीज़ हुई थी यहाँ पर इंटरेस्टिंगली, कि जापान ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि ताइवान एक डेमोक्रेटिकली सेल्फ गवर्नड आइलैंड है और वो चाइना का हिस्सा नहीं है। ये बात जापान ने बहुत खुले तौर पर, सीधे तौर पर कह दी थी। इससे पहले जापान को बहुत ज़्यादा ताइवान के मैटर्स में इंटरफेयर करते हुए नहीं देखा गया, या उतना रेडिली इंटरफेयर करना जापान कभी नहीं चाहता था। अब जैसे जापान ने कहा कि हम अपने मिसाइल्स को ताइवान के करीब डिप्लॉय करेंगे, वो चाइना को बात बहुत बुरी लगी। चाइना ने उसके ऊपर ये स्टेटमेंट कहा कि अगर कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस देखा जाएगा उसको सीधी तौर पर क्रश किया जाएगा। जो उनके चाइना ताइवान अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि इसको सीधी तौर पर हम पूरा डिटरमिन्ड हैं इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, और ये हमारी नेशनल सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। चाइना का लॉजिक बहुत सिंपल है। चाइना का लॉजिक यही है कि वो ताइवान को अपना
टेरिटरी मानता है, पूरी तरीके से ताइवान के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है और चाइना इस बात को छुपाता भी नहीं, क्लियर कहता है। अच्छा, आपको ये सुन करके बड़ा आशंका, बड़ा शौक भी होगा कि ये सिर्फ चाइना का क्लेम नहीं है, ताइवान का भी यही क्लेम है। ताइवान भी चाइना के ऊपर अपना क्लेम मानता है और चाइना को अपनी टेरिटरी मानता है ताइवान। तो ताइवान दोनों तरफ से ये वाइसी वर्सा चल रहा है। तो यहाँ पर सोवरेनिटी की बात उन्होंने कही और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर जापान अपना डिप्लॉयमेंट करता है ताइवान के पास और इस पूरे रीजन में, तो इससे कुछ नहीं होगा। ये पूरे रीजन जो है वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। ये पूरा जो रीजन है वहाँ पर रीजनल टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो यही चाहती हैं। बात तो बिल्कुल ठीक भी कह रहा है चाइना कि यूएस तो चाहता ही है कि इस रीजन में रीजनल टेंशन बनी रहे, ये नेशंस आपस में लड़ाई करते रहें, ये तो पूरी तरीके से वो चाहता है। और उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ रीजनल टेंशन्स बनते हैं तो ये कभी भी एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में बदल सकते हैं। मतलब चाइना यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में, बहुत सॉफ्ट शब्दों में सीधी तौर पर जापान को धमकी दे रहा है कि वॉर हो सकता है भाई, बचा करके, कभी भी लड़ाई हो सकती है, बचा करके। तो ये बात चाइना ने सीधी तौर पर यहाँ पर कह दी। अब देखिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि एक तरफ वो जापान को खड़ा कर रहा है यूएस, दूसरी तरफ ये ताइवान के डिफेंस बजट को भी प्रेशर दे करके लगातार बढ़वाते चले जा रहे हैं। अब ताइवान ने अनाउंस किया, कल ही ये चीज़, मतलब आज ही ये चीज़ अनाउंस करी कि ताइवान अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएगा। ताइवान एक प्लान बना रहा है 2027 तक, इस प्लान को वो फुल प्रूफ करेगा और 40 बिलियन वो सिर्फ डिफेंस के ऊपर खर्चा करेगा। अब आप देखिए कि डिफेंस के ऊपर $40 बिलियन यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है। इससे दो चीज़ होगी। चलिए, एक चीज़ तो पॉजिटिव ये होगी, ज़रूर होगी, कि ताइवान स्ट्रांग बनेगा, उसके पास नए डिफेंस इक्विपमेंट्स होंगे, वो चाइना को बेटर वे में काउंटर कर पाएगा। ये सारी अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी बातें तो होंगी ही। लेकिन द होल आइडिया बिहाइंड द गेम इज़ द सेकेंड थिंग, दैट $40 बिलियन का जो ये पूरा डिफेंस का पूरा इक्विपमेंट्स खरीदा जाएगा, जो पूरा ये पैकेज होगा, ये एक्विजिशंस कहाँ से कर रहा है ताइवान? जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल बात है, यूनाइटेड स्टेट्स से ये नए इक्विपमेंट्स को खरीदेगा। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि यूएस एक वॉर इकॉनमी है। जितने भी एनालिस्ट इस चीज़ को देखते हैं वो सब इस बात को बहुत मुतमईन होकर इस बात को कहते हैं कि यूएस एक वॉर इकॉनमी है और वो नेशंस को चढ़ा करके सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स उनको बेचता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि डिफेंस डील में एक्चुअल में क्या होता है कि बड़ी डील्स होती हैं, बहुत बड़े अमाउंट होता है और नेशन इस पर खर्चा करने से पहले सोचते नहीं है, क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटी की बात होती है। तो अब ये डिफेंस डील में बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, इसमें ब्रोकर्स होते हैं बीच में, इसमें कंपनीज का भी बहुत फ़ायदा होता है और नेशन का भी बहुत फ़ायदा होता है, यानी गवर्नमेंट का भी बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए डिफेंस डील्स जो होती हैं, यूएस कोशिश करता है ज़बरदस्ती हमारे यहाँ पर ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचने की। और मैक्सिमम जगह पर आप देखिए, अफ्रीका में कौन डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है, आप देखिए कि यहाँ पर कौन डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है साउथ एशिया में। तो जहाँ पर भी टेंशन है, इजराइल को कौन बेच रहा है? तो सब जगह पर यूएस और यूएस की कंपनीज डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच रही हैं। जितने भी 42 43 काइनेटिक वॉर्स इस समय पर पूरे दुनिया में चल रहे हैं, हर जगह डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचने का ठेका यूएस ने ले रखा है। मैक्सिमम जगह यूएस बेच रहा है। यूक्रेन को बेचा, यहाँ पर अब ताइवान को बेचेगा, अफ्रीका में जा करके बेचेगा, कॉन्गो में बेचेगा, मतलब हर जगह पर डिफेंस इक्विपमेंट्स यूएस बेचता रहता है। अब देखिए क्या है कि ताइवान के जो, चलिए ठीक है, ताइवान के मतलब प्रेसिडेंट हैं लाई चिंग, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम अपने अब डिफेंस बजट को $40 बिलियन का डिफेंस बजट अपना कर देंगे। तो अब हमारा डिफेंस बजट $40 बिलियन का हो जाएगा और ये अपने आप में एक हिस्टोरिक एक्सपेंशन होगा। इतना बड़ा डिफेंस बजट ताइवान का कभी नहीं रहा। ताइवान पूरी तरीके से यूएस की मिलिट्री से लड़ने के लिए तैयार है। ताइवान पूरी तरीके से चाइना के लिए एक थ्रेट बन करके तैयार है और वो चाइना को पूरी तरीके से काउंटर यहाँ पर कर सकता है। तो वॉशिंगटन पोस्ट में, और देखिए साहब, वॉशिंगटन पोस्ट में ये बात छपी है, कुछ नहीं चढ़ाया जा रहा है। अब आप कंपेयर करके देख लो चाइना और ताइवान, कितने देर टिक पाएगा ताइवान चाइना के सामने, ये बात आपको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। तो वॉशिंगटन पोस्ट में इसको निकाला गया लैंडमार्क पैकेज के नाम से। तो मतलब लाई चिंग को दिखाया जा रहा है कि अरे ये तो लार्जर देन लाइफ है, इन्होंने ऐसा पैकेज लाया जो ताइवान को कभी नहीं आया, ये ताइवान की पूरी किस्मत बदल के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहा गया कि ये एक लैंडमार्क पैकेज है और ये सिर्फ आर्म्स एक्विजिशन को फंड नहीं करेगा, बल्कि ताइवान को एक एसिमेट्रिकल कैपेबिलिटीज की तरीके से उनको खड़ा करेगा, उनको बराबरी चाइना के खड़ा करेगा और दिखाएगा कि चाइना मतलब ताइवान क्या कर सकता है और चाइना को कैसे काउंटर कर सकता है। अब ये सारा प्लान आया, ये $40 बिलियन का जो प्लान था, ये डिफेंस बजट जो बनाया गया लाई चिंग द्वारा, इसने एक तरीके से जी जिनपिंग की रिजीम को या चाइना को चुनौती दे दी है, ऐसा मतलब प्रतीत करने की कोशिश, ऐसा दिखाने की कोशिश पूरा इस वॉशिंगटन पोस्ट के इस आर्टिकल में किया गया है।
अब अगर हम डिफेंस बजट के माध्यम से देखें तो ताइवान का जो डिफेंस बजट है ऑब्वियसली, मतलब जाहिर सी बात है, वो 30.25 बिलियन डॉलर्स का है अभी, और वो अभी उनकी जीडीपी का लगभग 3.32% होता है। 2009 के बाद से ये आज तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। अब इस डिफेंस बजट को ये कह रहे हैं कि 2030 तक इस डिफेंस बजट को ये अपनी जीडीपी का 5% कर देंगे। 5% कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन इक्विपमेंट्स यूएस से आ रहे होंगे, फ़ायदा यूएस का हो रहा होगा, ठीक है। इंटरनली ये स्टेट स्ट्रांग बनेगा, चाइना से लड़ पाएगा, ये सब अच्छी अच्छी बातें, दुनिया भर की बातें हैं यहाँ पर। लेकिन अब इस डिफेंस बजट को बेवकूफ़ी वाली बात होगी अगर आप चाइना से कंपेयर करो। चाइना का डिफेंस बजट लगभग लगभग, मतलब मैं बहुत कम करके भी बोलूँ तो 230 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो मतलब आप कई गुना 30 को करिएगा तब 230 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर्स होंगे। तो कोई कंपैरिजन किसी भी तरीके से एरिया वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, डिफेंस वाइज कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सिर्फ मीठी गोली दे करके एक नेशन को हथियार बेचने वाली बात है। ये नेशन क्या करेगा उस डिफेंस बजट को बढ़ा करके? ये नेशन यूएस से मोबाइल मिसाइल यूनिट्स खरीदेगा, कोस्ट गार्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा, नेवल में, एयर डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि वो नए इक्विपमेंट्स को खरीदेगा, वो नई टेक्नोलॉजी खरीदेगा, और इससे वो चाइना को काउंटर कर पाएगा। ये पूरा है। मैंने एक आपको एक तरीका, एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। आप भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में अपने पर्सपेक्टिव यहाँ पर लिख सकते हो। हाँ, एक तरीके से इट्स अ वेरी गुड स्टेप विच ताइवान इज टेकिंग, but US has its reservations everywhere in all the kinetic warfares। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।